बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लीगल ड्राफ्टिंग के हवाले से कि गार्डियन पिटीशन किस तरह ड्राफ्ट करते हैं। अब ये जो गार्डियन पिटीशन है हम कब ड्राफ्ट करेंगे, क्यों ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा, ये गार्डियन पिटीशन है, ये इसके लिए सिविल सूट हमने लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ है हम गार्डियन पिटीशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सिविल सूट नहीं है। तो क्योंकि ये सूट नहीं है लिहाजा इसमें डिक्री भी पास नहीं हो सकती। क्योंकि डिक्री कहाँ पर पास हो सकती है, डिक्री पास होगी एक ऐसे सूट में जो प्लेंट के ज़रिए से इंस्टीट्यूट होगा। ये एक पिटीशन है, एक एप्लीकेशन इसको कह लें, लिहाजा यहाँ पर कोई भी डिक्री पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, एट द एंड अगर आपकी ये गार्डियनशिप की जो पिटीशन है, एप्लीकेशन है, ये अलाउ हो जाती है। अलाउ होने का मतलब क्या है कि कोर्ट इसको आपको इजाज़त दे देता है कि ठीक है जनाब, ये गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट। तो इसके बदले में एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एट द एंड आपको जो चीज़ मिलेगी वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए होगा, ये सर्टिफिकेट इस चीज़ के लिए होगा कि अब आप इस फलां शख्स के गार्डियन अपॉइंट हो गए। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है गार्डियनशिप के अंदर, 18 और 21 साल के हवाले से अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। 18 और 21 साल के हवाले से वो क्या टेक्निकल पॉइंट है कि जो गार्डियन किस शख्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी ऐसा माइनर जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जब 18 साल से कम उम्र बच्चे का गार्डियन अपॉइंट होता है तो 21 साल तक वो बंदा गार्डियन रहता है। मतलब एक बच्चा है, उसकी उम्र कितनी है, 15 साल। तो उसका जो गार्डियन अपॉइंट होगा तो वो कहां तक रहेगा, 21 ईयर्स तक गार्डियन रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा, उसकी उम्र कितनी है, 19 साल, तो है तो ये भी 21 साल से कम, तो इसकी गार्डियनशिप की आप दरखास्त दे सकते ही नहीं है। क्योंकि गार्डियनशिप किस बच्चे के लिए जा सकती है, जिसकी एज 18 साल से क्या है, कम। बट जब 18 साल से कम उम्र बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हो जाए तो वो 21 साल तक उसका क्या रहेगा, गार्डियन रहेगा। ये इसमें मेन चीज़ है। सेक्शन 10 है इसके हवाले से, सेक्शन 10 गार्डियन एंड वार्ड जो एक्ट है उसके हवाले से सेक्शन 10 है जो हमें बताता है कि आप कोई भी जो एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करेंगे गार्डियनशिप के लिए, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे। एक्चुअली हमने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है आज, हमने इसको ड्राफ्ट करना सीखना है कि अगर हम कोई गार्डियन, तो गार्डियनशिप क्या है, गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके लिए भी यही है। गार्डियन ऑफ पर्सन, उसके लिए भी, मतलब कि आपको उस बच्चे की गार्डियनशिप चाहिए या आपको क्या गार्डियनशिप चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी के आप गार्डियन बनना चाहते हैं। तो इसी के तहत हम वो एक दरख्वास्त अदालत को देते हैं। जो इस दरख्वास्त पे गार्डियन बनेगा वो डिजोर गार्डियन होगा। कौन सा गार्डियन होगा, डिजोर। डिजोर का मतलब क्या है, कानूनी उसका जो गार्डियन है वो क्या होगा, इस दरख्वास्त के ज़रिए से आपका कोई भी जो गार्डियन है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसको हम डिजोर गार्डियन का नाम देंगे। उसके बाद इसमें फ़र्दर क्या है, फ़र्दर कुछ चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है इसके, कि हम आसानी के लिए क्या करेंगे, जब भी हमको गार्डियनशिप पिटीशन बनाएंगे हम उसमें एक टेबल दे देंगे। उस टेबल के अंदर सवाल और जवाब की सूरत में सेक्शन 10 के तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है और उसके ऊपर एतराज़ लग जाता है। तो लिहाजा हमने क्या कर दें, सवाल और जवाब की शक्ल में, वो अभी मैं आपको ड्राफ्ट करके बताऊंगा, ये सबसे बेहतरीन ड्राफ्ट इसका रह जाएगा कि जिसमें आप सवाल और जवाब की सूरत में तमाम इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 10 के मुताबिक आप वो क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब एक बात क्लियर इसमें जहन में रख लें कि जब भी गार्डियनशिप पिटीशन लगेगी, पब्लिक एट लार्ज ज़रूर उसका क्या होगा, आपका डिफेंडेंट में आएगा। अब यहां पर एक तो ऐसा बच्चा है कि जो किसी की कस्टडी में है ही नहीं, तो डेफिनेटली जैसे भी यहां पर हमारे पास इश्यूज आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन को ही पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसके क्या बनना चाहते हैं, गार्डियन, या उसके वालिदैन का इंतकाल होगा, रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और आप उस बच्चे के क्या बनना चाहते हैं, गार्डियन, और कोई और उसकी गार्डियनशिप को लेना ही नहीं चाहता, तो फिर तो डिफेंडेंट में कौन आएगा, पब्लिक एट लार्ज। बट अगर ये हो कि एक बच्चा किसी और के पास है और आप उससे क्या लेना चाहते हैं, गार्डियनशिप, किस बुनियाद पर लेना चाहते हैं कि जी मेरा हक इससे क्या है, ज़्यादा,
तो फिर आप उसको भी क्या करेंगे, डिफेंडेंट में रखेंगे कि जनाब ये जो बच्चा है मैं इसको गार्डियन में इसका बनना चाहता हूँ और मेरा हक फलां बंदे से क्या है, ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर बच्चे की कस्टडी किसी और के पास है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप उसको भी डिफेंडेंट बनाएंगे। आज हम किस चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं, एक जनरल, एक ऐसा बच्चा कि जिसके लिए हम सिर्फ पब्लिक एट लार्ज, वो बच्चा हमारे पास ही है फॉर एग्जाम्पल मौजूद है, उसके वालिदैन का आता पता नहीं है या उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, उसके लिए हम एक गार्डियनशिप की पिटीशन कैसे लिखेंगे, आज हमने वो करना। तो गार्डियनशिप की पिटीशन, कोई भी जो आपको पता है कि हमारी पिटीशन होती है वो कहाँ पर होगी, किसी न किसी प्रॉपर कोर्ट के नाम पर होगी। अब कोयटा के लिए क्या है, कोयटा के लिए तो सिंपल है कि जब भी हमने गार्डियनशिप पिटीशन भी लिखनी है तो हमारे यहाँ तो वही है, इन द कोर्ट, कौन सा, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कोयटा। लेकिन अब देखना यह है कि कहीं पर ये सीनियर सिविल जज के नाम पर फाइल होगा और जहां पर फैमिली कोर्ट है ही अलग, कि फैमिली कोर्ट का सिविल कोर्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, एक सेपरेट एक है फैमिली कोर्ट, तो डेफिनेटली ज़्यादातर जो गार्डियनशिप के मुकदमे वो किसके पास चलते हैं, फैमिली कोर्ट्स के पास चलते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्ट नाम के लिख दिया जाएगा, इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज फला फला फला। आगे ये है क्या, ये गार्डियनशिप का सूट नहीं है, पिटिशन है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, गार्डियन पिटिशन नंबर / साल 2020। उसके बाद वो बंदा कि जो गार्डियनशिप लेना चाहता है उसका नाम, किसका नाम लिखा जाएगा, जो गार्डियनशिप लेना चाहता है। अगर गार्डियनशिप लेना चाहता है तनवीर, तो क्या लिखा जाएगा, तनवीर सन ऑफ, उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, मुकम्मल उसका एड्रेस, कि जनाब ये वो बंदा है, ये हमारा कौन है, यहाँ पर हमारा पिटिशनर है, हमारा एप्लीकांट है, पिटिशनर है जो ये पिटिशन फाइल कर रहा है। तो इसके लिए लफ्ज़ भी क्या यूज़ किया जाएगा, ये हमारा कौन है, ये हमारा पिटिशनर है। वर्सेस, क्योंकि बच्चा इसी के पास मौजूद है तो फिर किसी और का तो इसमें कोई है ही नहीं, तो वर्सेस क्या हो जाएगा, पब्लिक एट लार्ज, वर्सेस पब्लिक एट लार्ज, कि जनाब बनाम अवामुन्नास, तमाम जो अवाम है वो ये चीज़ सुन ले। जस्ट मिनट, मैं इनको थोड़ा सा सीधा कर लूँ, ये मुझे पता नहीं चला। तो बनाम क्या है, अवामुन्नास है, कि तमाम जो अवामुन्नास है वो ये चीज़ सुन ले कि उसके खिलाफ क्या है, ये मुकदमा है कि अगर किसी को कोई भी एतराज़ है तो वो आकर क्या करे, अदालत में पेश हो जाए। तो पब्लिक एट लार्ज क्या है, हमारी रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट यहाँ पर क्या है, रिस्पोंडेंट है। पब्लिक एट लार्ज हमारी क्या हो गई, रिस्पोंडेंट हो गई। उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे टाइटल। क्या टाइटल होगा इसके बाद, ये एक पिटिशन है, सेक्शन 10 के तहत हम लगा रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि पिटिशन है अंडर सेक्शन 10, किस चीज के लिए है, ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, और किस मकसद के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, कि जी मैं क्या होना चाहता हूं, मैं गार्डियन अपॉइंट होना चाहता हूं। ओ भाई किसका, ऑफ पर्सन ऑफ माइनर, कि वो कौन है, वो माइनर है, मैं माइनर का क्या होना चाहता हूं, किस माइनर का, नेमली उस बच्चे का क्या आ जाएगा, नाम, डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है, वो उसका आ जाएगा, और उसके बाद वो रेजिडेंट कहाँ का है, ये उसका एड्रेस आ जाएगा कि रेजिडेंट ऑफ फलां जगह। ये इसका पूरा टाइटल है कि पिटीशन आप सेक्शन 10 की दे रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन एंड, जो गार्डियन एंड वार्डशिप जो एक्ट है 1890 उसके तहत, ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ माइनर, उसका जो नाम है वो हम आगे लिख देंगे कि जी इस बच्चे की मुझे क्या चाहिए, गार्डियनशिप चाहिए, इस बच्चे का मैं गार्डियन बनना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वही, या पिटिशनर रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर,
या रिस्पेक्टफुली श्वेत, दोनों में से कोई भी एक लफ्ज लिख लेंगे कि जो पिटिशनर है रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। क्या दरखास्त दे रहा है जनाब, वो आगे द अबव नेम एप्लीकेंट पब्लिक पिटिशनर वेनरेबली सप्लाइज एज अंडर। आपने वो जो रिक्वायर्ड डाटा है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वो उसको क्या करने हैं, कोर्ट को सप्लाई करने हैं। पिटिशनर रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर, क्या सबमिट कर रहे हैं जनाब। अब यहां पर आपने सिंपली इसके लिए क्या करना है, सिंपली इसके लिए एक टेबल बना देना है और तमाम जो इंफॉर्मेशन सेक्शन 10 के अंदर उन्होंने मांगी है वो आपने एक टेबल में लिख देनी है। कैसे कि यहां पर आप एक टेबल बनाएं, उसके आप 3 खाने बनाएं और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लिखते जाएंगे और उसका जवाब देते जाएंगे। ए सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जनाब, सबसे पहले जो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है, नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस। नेम, सेक्स, रिलीजन और ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये पहला आपका सवाल है जिसका आपने उसको क्या देना है, जवाब। अब जो उस बच्चे का क्या है, नाम, अब नेम उसका क्या है, फॉर एग्जांपल अली रजा, और है क्या, ये मेल है। रिलीजन इसका क्या है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम है। और रेजिडेंट जो उसका एड्रेस होगा, अगर कोयटा का है तो पूरा एड्रेस लिखने के बाद उसका क्या हो गया, कोयटा। तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या कर दिया, उसका सारा नेम, एड्रेस, सब कुछ क्या डिटेल सारी डाल दी, क्योंकि उसने हमसे पूछा था नेम, उसकी जेंडर, उसकी रिलीजन और उसकी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये चीज़ हमने डाल दी। उसके बाद सेकंड लिस्ट में क्या चीज़ आ जाएगी कि वेयर द माइनर इज फीमेल, वेदर शी इज मैरिड एंड इफ सो द नेम एंड एज ऑफ हर हस्बैंड। सवाल हमने ज़रूर डालना है, लाइन। उसके बाद क्या हो गया, बी, वेदर द माइनर इज फीमेल, इफ यस तो क्या होगा, नेम ऑफ हर हस्बैंड। और यहां पर हमारा कौन है, माइनर है ही मेल, तो इसके जवाब क्या हो जाएगा, डेफिनेटली नो। सवाल हमने जरूर लिखना, चाहे उसका जवाब किस में आ रहा है, नो में आ रहा है, फिर भी हमने क्या लिखना है, उसका जवाब। और अगर वो फीमेल ही होती तो या तो हम लिखते अनमैरिड, तो किस्सा ख़त्म, और अगर मैरिड है तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी भी उसकी सारी तफसीलात इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, द नेचर, सिचुएशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी ऑफ द माइनर। द नेचर, उसके बाद सिचुएशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू दरवाजा बंद कर दें यार। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। अब यहां पर अदालत को हमने बताना है कि उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल यहां पर आ जाएगी। अब वो अगर एक से ज़्यादा है तो ये पैराग्राफ लंबा हो जाएगा कि जी एक घर है, एक दुकान है, एक ऑफिस है, एक फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। तो जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी, डिटेल। और इन केस हमारा जो माइनर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम सिंपली इसको भी क्या कर देंगे, नो, कि जिसके नाम पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। ये 3 सवाल हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी, जो हमारा डी क्वेश्चन हो जाएगा आगे। इसको पहले साफ कर ले। नेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, नेम, रेजिडेंस
ऑफ पर्सन, कौन सा पर्सन है जनाब, हैविंग। अब अगर हमने ये चीज लिखी है हैविंग कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी, हैविंग कस्टडी ऑफ पर्सन और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो याद रख ले कि अगर हम इस पैराग्राफ को यस करते हैं तो वो बंदा डिफेंडेंट में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कस्टडी बच्चे की किसी और के पास है तो वो फिर डिफेंडेंट में आना चाहिए। हमने लिखा है पब्लिक एट लार्ज, मतलब बच्चा किसी और के पास नहीं है, बच्चा किसके पास है, हमारे पास। और अगर हम इधर लिखते हैं यस कि बच्चा किसके पास है, अहमद के पास है और वो फलां जगह का रिहायशी है, तो अब हमें लाजमी तौर पर क्या करना पड़ेगा, अब हमें लाजमी तौर पर उस अहमद को क्या बनाना पड़ेगा, अपना डिफेंडेंट। लेकिन हम कह रहे हैं बच्चा है ही किसके पास, हमारे पास, तो लिहाजा हम कहते हैं कि जी नो, कोई ऐसा बंदा नहीं है, ये बच्चा हमारे पास ही मौजूद है। उसके बाद व्हाट नियर रिलेशंस द माइनर हैज एंड दे रिजाइड, व्हाट नियर रिलेशंस द माइनर हैज एंड दे रिजाइड, क्योंकि अब जो गार्डियनशिप का राइट है वो रिलेशन के ऊपर बेस करता है, ये प्रायोरिटी बेस्ड राइट है। तो पहला उसी बंदे को मिलेगा जो करीबी रिश्तेदार होगा, दूर के रिश्तेदार को ये हक नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि क्या इसका कोई और करीबी रिश्तेदार है या नहीं। अगर है तो क्या उसका माँ है, बाप है, उसका बहन है, भाई है, जो भी रिश्तेदार उसका जिंदा है, इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, उसकी डिटेल करते हैं। और उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ऑफ द माइनर आर डाइड इन द लाइफ ऑफ द माइनर फादर। तो ये चीज़ भी लिखनी ज़रूरी है कि इस माइनर का फादर, क्योंकि ये यतीम पोते का स्टेटस क्लियर करना है कि क्या इसको वरासत से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर इसी पैराग्राफ में हमने उसको क्या करना है, ई पैराग्राफ में उसको क्लियर करना है, उसको ये चीज़ लिख कर देनी है अगर कुछ ऐसा है तो। अगर नहीं है तो फिर तो लिखने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है। फिर एफ, whether a guardian of the person or property or both the minor has been appointed by any person entitled or claiming to be entitled by the law to which the minor is subject to make such appointment। मतलब एफ पैराग्राफ में आपने क्या डिटेल देनी है कि क्या उसका कोई प्रीवियस गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया। ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी गार्डियनशिप किसी और ने ले ली है। अब आप बाहर के मुल्क थे, आप वापस आए और आपको पता चला नहीं यार ये तो बच्चा इसकी गार्डियनशिप का किसका है, मेरा है, तो इसको फलां बंदा इसका कैसे गार्डियन बन गया, वो तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक बच्चा उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो उसकी गार्डियनशिप के लिए दो चार लोग क्या करते हैं, दरखास्तें दे देते हैं। अगर ऑलरेडी कोई अपॉइंटेड गार्डियन है, अगर कोई ऑलरेडी अपॉइंटेड गार्डियन है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड गार्डियन है उसका आप लिखेंगे हवाला कि जी ऑलरेडी कोर्ट ने फलां गार्डियन अपॉइंट किया है। तो डेफिनेटली अगर कोई ऑलरेडी अपॉइंटेड गार्डियन है तो वो भी किस में जाएगा, आपके डिफेंडेंट की लिस्ट में उसका नाम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी, हाँ ये भी हो सकता है कि गार्डियन अपॉइंटेड पर बच्चे की कस्टडी किसके पास है, आपके पास। तो बच्चा आपके पास है, गार्डियन कोर्ट ने किसी और को अपॉइंट किया, तो अब आपको डॉक्यूमेंट्री क्या चाहिए कि आप उसके क्या बन जाए, गार्डियन बन जाए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को आप लुक आफ्टर कर सके। उसके बाद कोई और एप्लीकेशन जी के अंदर, एनी अदर एप्लीकेशन, कि क्या किसी अदालत में कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। यहां पर एक चीज ध्यान में रख ले कि गार्डियनशिप की दरखास्त लगेगी कहां पे। ये गार्डियनशिप की दरखास्त वहां पर लगेगी जहां पर वो माइनर रहता है, जहां पर कौन रहता है, माइनर, या उसकी कोई प्रॉपर्टी। और एक और बात ध्यान में रख ले कि एक माइनर के लिए एक से ज्यादा गार्डियन भी अपॉइंट हो सकते हैं। वो कैसे कि माइनर का इन पर्सन तो एक गार्डियन हो गया, लेकिन उस माइनर की एक प्रॉपर्टी लाहौर में है और एक प्रॉपर्टी कहां पर है, कराची में। तो कराची की प्रॉपर्टी का गार्डियन अलग हो सकता है, लाहौर की प्रॉपर्टी का गार्डियन अलग हो सकता है, और उसका इन पर्सन गार्डियन अलग हो सकता है, क्योंकि गार्डियन का काम क्या है, लुक आफ्टर करना।
तो गार्डियन बन के प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं, सिर्फ वो गार्डियन प्रॉपर्टी बेचेगा जो कोर्ट उसको क्या करेगा, परमिशन ग्रांट करेगा। तब गार्डियन कोई भी विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट किसी माइनर की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि वेयर द एप्लीकेशन इज टू डिक्लेयर अ पर्सन टू बी गार्डियन द ग्राउंड ऑन विच दैट पर्सन क्लेम्स। कि ग्राउंड का मतलब क्या है कि आप किस ग्राउंड पर क्लेम कर रहे हैं। जी मैं इसकी माँ हूं, इस वजह से मुझे इसकी गार्डियनशिप चाहिए। मैं इसका बाप हूं जी, मुझे इसलिए इसकी गार्डियनशिप चाहिए। मैं दादा हूं, मैं इसकी खाला हूं। रिलेशन क्या है आपका? आप ही इसके गार्डियन क्यों अपॉइंट होना चाहते हैं? जी मैं इसके बाप का कारोबार देख रहा हूं एज अ मैनेजर, तो मैं अगर गार्डियन अपॉइंट हो जाऊंगा तो मैं वो जो कारोबार देखता आ रहा हूं, पहले इसकी बाप के ब्याह पर देखना था, इसके बाप का इंतकाल हो गया, अब मैं उसको बेहतर तरीके से देख सकता हूं। तो वो वजूहात कि जी मैं इनका मुंशी हूँ, जी वो साई साहब का इंतकाल हो गया तो अब मैं ही हूँ इनके घर का जो मेन इस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करूँगा। तो ये बच्चे हैं तो मैं नहीं चाहता ये जायदाद किसी और के हाथ में चली जाए। तो मतलब जो वजह वो इसमें क्या करेगा, लिखेगा, वो ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन करेगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वो क्या करना चाहता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर उसको गार्डियनशिप की पिटीशन चाहिए। उसके बाद द काज विच लेड टू मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, कि आप भाई साहब क्यों ये दरख्वास्त लेकर आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है, आप ये दरख्वास्त किस लिए लेकर आए हैं। आपने अभी उसकी वजह भी उसको बतानी है कि ये दरख्वास्त जो आप लाए हैं वो आप किस वजह से अदालत में ये दरख्वास्त लेकर आए हैं। काज ऑफ एप्लीकेशन, तो काज ऑफ एप्लीकेशन मेरा क्या है? काज ऑफ एप्लीकेशन ये है कि इसकी एजुकेशन, इसकी वेलफेयर, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है गार्डियन अपॉइंट करते हुए कोर्ट जो सबसे मेन चीज़ देखती है वो क्या देखती है? वेलफेयर ऑफ द माइनर। तो जी मैं इसकी एजुकेशन के लिए, इसकी वेलफेयर के लिए और इसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए इसका क्या बनना चाहता हूँ? गार्डियन बनना चाहता हूँ। फिर सच अदर पर्टिकुलर्स, अगर कोई और है तो वो, और लास्ट पे क्या आ जाएगा? काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी आपको क्या है, गार्डियनशिप चाहिए, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक सिंपल सा फिक्र होगा, आई द अबव नेम्ड एप्लीकेंट। ये पूरा ख़त्म करने के बाद जब ये आपका, आज मैं ये कर दूंगा कि इसको जो है ना सेम चीज़ को कोशिश करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन है ना वीडियो की उसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ताकि अगर किसी को उसका वो वहाँ से सॉफ्ट भी चाहिए होगा तो वो यूट्यूब से उसको डिस्क्रिप्शन से उसका सॉफ्ट मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो अब क्या है? आई द अबव नेम, कौन दरखास्त दे रहा है? पिटिशनर दे रहा है ना। आई द अबव नेम्ड पिटिशनर, क्या करता हूं जरा आप यहां पर, डिक्लेयर दैट अबव मेंशन पर्टिकुलर्स, डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर कर रहा हूं? दैट अबव मेंशन्ड पर्टिकुलर्स, क्या है जनाब इन पर्टिकुलर्स को, आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, कि जितनी भी मैंने आपको मालूमात दी है ये मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, कुछ भी इसमें गलत नहीं लिखा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका इसमें डेट डेफिनेटली आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? आपका जो पिटिशनर है उसका नाम आ जाएगा कि ये पिटिशनर कौन है, और विटनेस की जो लिस्ट है, जो आपके विटनेसेस हैं जो आपकी इस बात को सपोर्ट करेंगे, उन विटनेसेस का नाम आ जाएगा। ये है आपकी गार्डियनशिप की एक पिटिशन, कि हमने जब भी गार्डियनशिप की पिटिशन देनी है वो इसी तरीक़ेकार के मुताबिक, ऊपर अदालत का नाम, फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या लिखा था? पिटिशन नंबर, फिर उसके बाद वो एप्लीकेंट, वो बंदा जो गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है उसका नाम, फिर वर्सेस
अगर किसी बच्चे की कस्टडी किसी और के पास है तो वो भी डिफेंडेंट में आ जाएगा। अगर नहीं है और कोई उसकी कस्टडी और क्लेम करना चाहता है जिनके अगेंस्ट, तो पर्टिकुलर उन लोगों का नाम आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, बच्चा आपके पास है पर उसका कोई गार्डियन कोई और अपॉइंट हो चुका है, तो फिर उसका नाम आपके पास आ जाएगा। नहीं तो पब्लिक एट लार्ज इसमें ज़रूर हो गई होगा। और उसके बाद एक टेबल की सूरत में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी आप उसमें क्या कर देंगे, फीड कर देंगे। ये एक सिंपलेस्ट हमारा फॉर्म था गार्डियनशिप पिटीशन का, कि जब भी हम गार्डियनशिप पिटीशन कोई फाइल करते हैं वो इस तरीकाकार के मुताबिक करते हैं।